जय हिंद बच्चों। आज हम केमिस्ट्री का अध्याय 8 का दूसरा भाग एफ ब्लॉक के तत्व को पढ़ाने जा रहे हैं। पहले भाग में हमने डी ब्लॉक के तत्वों का वर्णन किया था। एफ ब्लॉक के तत्व को क्या कहते हैं? तो एफ ब्लॉक के तत्व को बोलते हैं अंतः संक्रमण तत्व। तो एफ ब्लॉक तत्व क्यों कहते हैं? वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में जाता है, इसीलिए इन्हें एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इन्हें अंतः संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। डी ब्लॉक के अंदर होते हैं ये, इनर जो डी कक्षक है उसके अंदर साइड में होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं अंतः संक्रमण तत्व। इन तत्वों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, या लेंथेनम श्रेणी और एक्टिनम श्रेणी। लेंथेनम श्रेणी में भी लेंथेनम को छोड़ दो तो 14 एलिमेंट्स होते हैं। एक्टिनाइट श्रेणी में एक्टिनम को छोड़कर भी 14 है, तो टोटल 30 एलिमेंट्स इन दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहला आता है आपका लेंथेनम श्रेणी। लेंथेनम श्रेणी लेंथेनम से स्टार्ट होता है। लेंथेनम का एटॉमिक नंबर है 57 और ल्यूटेशियम तक जाता है। सेकेंड एक्टिनम श्रेणी का एक्टिनम से स्टार्ट होके लॉरेंशियम तक, एलयू तक जाता है। तो इस तरह से 15 तत्व हो गए हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अंतः संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? वहाँ मैंने लिखा था जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वहाँ था n-1। चूँकि ये डी ब्लॉक के अंदर होते हैं तो एफ ब्लॉक, तो इन्हें क्या बोलेंगे? n-2 ब्रैकेट क्लोज करके f 1 to 14। एफ ब्लॉक में 14 इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं, है ना। 7 ब्लॉक होते हैं, 7 को अगर हम दो पुट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को तो टोटल जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 14। तो यहाँ n-2 ब्रैकेट क्लोज f 1 to 14। तो मतलब मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वो कितनी होगी? 14। और फिर d 0 to 1 s स्क्वायर, या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का नॉर्मल जो कॉमन फॉर्मूला है वो है n-2 ब्रैकेट क्लोज f 1 to 14 d का है 0 से 1 ns स्क्वायर। ठीक है, तो इसके आधार पर हम इनके गुणों का अध्ययन करेंगे। तो एफ ब्लॉक को सिर्फ दो भागों में बांटा गया है, लेंथेनम श्रेणी और एक्टिनम श्रेणी, और दोनों में ही 15 एलिमेंट है। अब इनके गुणों का अध्ययन, इनके जो गुण हैं वो ऑलमोस्ट संक्रमण धातुओं के समान ही होते हैं, लेकिन ये धातु संक्रमण धातुएं डिफरेंट टाइप के रंग शो कर रही थी, लेकिन यहाँ अंतर संक्रमण तत्व जितने भी होते हैं वो एकदम प्योर सफ़ेद चांदी जैसे दिखाई देते हैं। सारे तत्व बहुत वाइटिश होते हैं। लेंथेनम श्रेणी या एफ ब्लॉक के तत्वों के गुणों का अध्ययन करिए। तो फर्स्ट हमारा है जनरल प्रॉपर्टी में फर्स्ट लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-2 f 1 to 14 n-1 0 to 1 ns स्क्वायर होता है। सेकंड है ऑक्सीडेशन स्टेट। इनकी ऑक्सीकरण संख्या मुख्यतः 3 होती है। वैसे तो ये +2 +4 भी प्रदर्शित करते हैं, लेकिन +3 एक कांस्टेंट है। तो जितने भी अंतः संक्रमण तत्व हैं उनकी परवर्ती संयोजकता प्रदर्शन करके ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। रंग है ये पार्शियली फिल होते हैं। इनका जो एफ कक्षक है पूर्णतः भरा नहीं होता, इसलिए एफ और एफ में ट्रांजिशन होने लगता है और ये डिफरेंट कलर के विजुअल लाइट को प्रदर्शित करते हैं। ये भी विजुअल लाइट है जो रंगीन कलर दे रहे हैं, वो इनका एफ कक्षक पूर्णतः भरा नहीं है, इसीलिए पैरामैग्नेटिक नेचर। इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्था वो +3 है। +3 होने के कारण ये पैरामैग्नेटिक व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। जिनके वायतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डायमैग्नेट होते हैं। चूँकि इनके में 3 हैं तो इन्हें कैसे बोलेंगे? पैरामैग्नेट। आयोनाइजेशन एनर्जी, ये अंतः संक्रमण तत्व के सभी तत्व लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब इनकी आयन ऊर्जा बहुत कम होती है। एटॉमिक रेडियस, यहाँ से मेन पॉइंट होता है लेंथेनम कॉन्ट्रैक्शन। एटॉमिक रेडियस क्या है? तो वही डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल। नाभिक से बाह्यतम कक्ष की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो त्रिज्या है लेंथेनम से स्टार्ट होती है, वो लेंथेनम से स्टार्ट होके ल्यूटेशियम तक त्रिज्या घटती जाती है, सामान्यतः लास्ट तक घट रही है, इसलिए ये फेमस है लेंथेनम कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथेनम
कॉन्ट्रैक्शन या लैंथेनम संकुंचन। लैंथेनाइडों के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ उनके परमाणुओं एवं आयनों के आकार में कमी आती है। इस कमी को लैंथेनाइड संकुंचन कहते हैं। ये संकुंचन लैंथेनम से स्टार्ट होता है, इसलिए इसे लैंथेनाइड संकुंचन कहा जाता है। इसका कारण क्या है? लैंथेनम के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, लेकिन कोषों की संख्या नहीं बढ़ती, जिससे आने वाला जो भी इलेक्ट्रॉन, नया इलेक्ट्रॉन है, वो उसी कोष में जा रहा है, बाह्यतम कक्ष में न जाकर वो N-2F उपकोष में ही प्रवेश करता है। फलतः इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच के आकर्षण के मान में वृद्धि हो जाती है, जिससे परमाणु अथवा आयन श्रिंक हो जाता है, तो उसके आकार में कमी हो जाती है। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो लैंथेनाइड संकुंचन के कारण लैंथेनाइड के गुणों में परिवर्तन होता है। लैंथेनाइड संकुंचन के कारण इनके रासायनिक गुणों में बहुत कम परिवर्तन होता है, अतः इन्हें शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना अत्यंत कठिन होता है। सेकंड है अन्य तत्वों के गुणों पर प्रभाव। लैंथेनाइड संकुंचन का लैंथेनाइडों से पहले आने वाले तत्व तथा इसके बाद आने वाले तत्वों के अपेक्षित गुणों पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए टाइटेनियम और जिरकोनियम के गुणों में बहुत भिन्नता दिखाई देती है, जबकि जिरकोनियम और हॉफनियम के गुणों में काफ़ी समानता रहती है। तो ये सभी गुण लैंथेनाइड संकुंचन के कारण दिखाई देते हैं। नेक्स्ट सब क्वेश्चन उठता है कि लैंथेनम और एक्टिनाइड में क्या अंतर है? डिफरेंस बिटवीन लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स। तो लैंथेनम में जो इलेक्ट्रॉन है वो 4f कक्षक में जाता है, हाँ, इसका नंबर N-2 ऑर्बिट में जाएगा, लेकिन एक्टिनॉइड्स में अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f कक्षक में जाता है। लैंथेनम में 4f में जाता है और एक्टिनम में 5f में जाता है। दीज एलिमेंट्स कम फ्रॉम लैंथेनम। जो लैंथेनाइड हैं वो लैंथेनम से स्टार्ट होते हैं, इसलिए इनको लैंथेनम श्रेणी कहते हैं, जबकि एक्टिनॉइड्स में एक्टिनम से स्टार्ट होते हैं, इसलिए इन्हें एक्टिनॉइड्स कहते हैं। लैंथेनम की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो नॉर्मली क्या है? +3 होती है। कभी कभी ये +2 +4 करते हैं, लेकिन सामान्यतः इनकी ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है, जबकि एक्टिनॉइड्स की ऑक्सीकरण अवस्था +4 +5 +6 +7 होती है। लैंथेनम में एटॉमिक और आयनिक रेडियस धीरे धीरे डिक्रीज होती जाती है, ग्रेजुअली, धीरे धीरे, कैसे, इसलिए तो बोलते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन या लैंथेनाइड संकुंचन। लेकिन एफ ब्लॉक में आयनिक रेडियस स्थिर रहती है, कांस्टेंट रहती है। लैंथेनम हैव स्मॉलर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। लैंथेनाइड आसानी से कॉम्प्लेक्स या जटिल अणुओं का निर्माण करते हैं। एक्टिनॉइड्स इनकी प्रबल इच्छा होती है कॉम्प्लेक्स के निर्माण में। लैंथेनाइड डू नॉट फॉर्म एक्सोआइंस। लैंथेनाइड आसानी से एक्सोआइन नहीं बनाते, जबकि एक्टिनाइड्स EO2, PO2, EO आदि ऑक्साइड आयनों का निर्माण करते हैं। लैंथेनम कंपाउंड्स को लैंथेनाइड से अगर निकालते हैं तो इनका नेचर बेसिक होता है, ये क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, जबकि एक्टिनॉइड्स लैंथेनम से अधिक क्षारीय होते हैं। लैंथेनम में लैंथेनॉइड्स और आर नॉट रेडियो एक्टिव, सिर्फ एक है, वो कौन सा है? PM, प्रोमोथियम, जबकि एक्टिनॉइड्स में सारे तत्व रेडियो एक्टिव होते हैं। तो ये मेन डिफरेंस हो गया लैंथेनम और एक्टिनम में। आयरन क्रोमेट को जब हम क्षार के साथ गर्म करते हैं, आयरन क्रोमेट में सोडियम हाइड्रोक्साइड को डालते हैं और फिर इसको हीट करते हैं। हीट करने पर यहाँ ऑक्सीजन मिलेगा, जो भट्टी में डालते हैं तो ये ऑक्सीकृत हो जाता है और ऑक्सीकृत होकर सोडियम क्रोमेट में बदल जाता है। सोडियम क्रोमेट Na2Cr2O7, सोडियम डाइक्रोमेट। ये सोडियम डाइक्रोमेट को हम एसिडिफाइड करते हैं, मतलब इसका जो मीडियम है, जो माध्यम है, वो हम अम्लीय लाते हैं। तो अम्लीय माध्यम में लाने के लिए इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालना पड़ता है। तो जब हम सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो सोडियम क्रोमेट Na2Cr2O4 जो था वो ऑक्सीकृत हो जाता है और Na2Cr2O7 में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। और कुछ ये
सोडियम सल्फ्यूरिक से रिएक्शन करता है तो सोडियम सल्फेट Na2SO4 बनता है और पानी निकल जाता है। सोडियम क्रोमेट को Na2Cr2O7 को हम पोटेशियम क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं। पोटेशियम के साथ गर्म करेंगे तो ये बन जाएगा K2Cr2O7 और यहाँ से ये Na और ये Cl, NaCl ट्वाइस NaCl बाहर निकल जाता है। इस तरह से हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को प्राप्त कर सकते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट को प्राप्त करने के लिए हमें आयरन क्रोमेट में क्या डाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो सोडियम क्रोमेट बनता है। सोडियम क्रोमेट का फिर माध्यम चेंज करने के लिए हम सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो सोडियम क्रोमेट एंड सोडियम सल्फेट बनता है। ये सोडियम क्रोमेट जब पोटेशियम क्लोराइड से क्रिया करता है तो पोटेशियम क्रोमेट प्राप्त हो जाता है। अब पोटेशियम क्रोमेट की संरचना, क्रोमेट की वैलेंसी 6 है तो यहाँ जब क्रोमियम को ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड लगेगा और इधर दोनों बैलेंस करने के लिए सिंगल सिंगल बॉन्ड लगेगा। तो Cr 1 2 3 4 5 6 बैलेंस से सेटिस्फाई करने के लिए हम 2 जगह डबल बॉन्ड और 2 जगह सिंगल बॉन्ड लगाएंगे। इस तरह से क्रोमेट आयन की संरचना बन जाती है। क्रोमेट आयन जब इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा तो ये इस तरह की भी टेट्राहेड्रल जो ये संरचना है वो कैसी है, चतुष्फल की। जैसे sp3 संकरण में पानी की जो वो है ना CH4 की, सेम वैसे ही इसकी आकृति बन जाती है और इसको चतुष्फल की आकृति। तो ये दोनों क्रोमेट आयन की ये दोनों आकृतियाँ प्राप्त होती हैं। क्रोमेट येलो कलर का होता है। जब हम इसको एसिड में डाल देते हैं तो इसका रंग चेंज हो जाता है और ये हाइड्रोजन क्रोमेट बनाता है। और फिर जब अल्कली में डालते हैं तो ये डाइक्रोमेट बनाता है और इसका रंग ऑरेंज कलर का होता है। मतलब ये एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में रंग बदलता रहता है। इसकी मेन प्रॉपर्टी, इसके मेन गुण हैं कि ऑरेंज कलर का ही है, ये नारंगी कलर का एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्रिस्टलाइन जो क्रिस्टल्स फॉर्म में मिलता है। ये नॉर्मल जो ठंडा पानी है उसमें अगर हम इसको घोलते हैं तो ये नहीं घुलता, लेकिन जब हम गर्म पानी में इसको घोलते हैं तो उसमें घुल जाता है। एक्शन ऑफ हीट, अगर आप इसको गर्म करोगे तो यह पोटेशियम डाइक्रोमेट को जब गर्म करते हैं तो वह पोटेशियम क्रोमेट और क्रोमिक ऑक्साइड में बदल जाता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट को जब गर्म करते हैं तो यह डिकम्पोज हो जाता है, अपघटित हो जाता है और पोटेशियम क्रोमेट और क्रोमिक ऑक्साइड बनाता है। उसके बाद जब पोटेशियम क्रोमेट प्राप्त होता है तो फिर हम क्रोमिल टेस्ट भी देते हैं। तो क्रोमिल टेस्ट में जब यह पोटेशियम डाइक्रोमेट NaCl और H2SO4 से क्रिया करता है तो क्रोमिल क्लोराइड बनाता है। यह क्रोमिल क्लोराइड NaOH से क्रिया करके Na2CrO4 बनाता है। इसके बाद इसमें लेड एसीटेट में इसको डालते हैं तो येलो रंग का लेड PPT, येलो कलर का या पीले कलर का लेड क्रोमेट का PPT बनता है, जिसे छानकर अलग कर लेते हैं। K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट जब इसे गर्म करते हैं तो ये K2CrO4 पोटेशियम डाइक्रोमेट और Cr2O3 क्रोमिक ऑक्साइड में बदलता है। इसके बाद ये पोटेशियम क्रोमेट को फिर से हम सोडियम क्लोराइड में डालते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड की भी कुछ मात्रा इसमें ऐड करते हैं। तो K2Cr2O7 प्लस NaCl प्लस H2SO4, तो ये पोटेशियम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता है तो पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट और Cr2OCl2 ये बनता है। बचा सोडियम सल्फेट NaHSO4 और कुछ मात्रा पानी की प्राप्त होती है। उसके बाद ये क्रोमिल क्लोराइड बनता है। ये क्रोमिल क्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करेगा तो Na2 सोडियम क्रोमेट Na2CrO4 बनाता है। Na2CrO4 को सोडियम क्रोमेट को लेड एसीटेट में डालते हैं। जब लेड एसीटेट में डालते हैं तो लेड क्रोमेट बनता है PbCrO4 वोल्टोइस। इसका पीले रंग का, जैसा टर्मरिक कलर होता है ना, हल्दी के रंग का PPT बनता है, जिसको हम छान के अलग कर सकते हैं। ये सोडियम क्रोमेट Na2CrO4 किसमें डाला, लेड एसीटेट में।
ठीक है। तो ये PbCrO4 ये यहाँ ये रिएक्ट करेगा लेड क्रोमेट से, तो लेड क्रोमेट बन जाएगा, और सोडियम एसिटिक एसिड से तो सोडियम एसीटेट। ये लेड क्रोमेट का पीला अवक्षेप प्राप्त होगा और सोडियम क्रोमेट अलग हो जाएगा, इसको छान कर अलग कर लो। तो इस तरह से ये पूरी अभिक्रिया हो गई। लेड क्रोमेट और सोडियम एसीटेट बनता है। लेड क्रोमेट का पीला अवक्षेप होता है जिसे हम छानकर अलग कर लेते हैं। अभी इसका उपयोग, मेन इसका उपयोग अनुमापन में करते हैं। हम जब लैब में पोटेशियम डाइक्रोमेट फिल करते हैं ना ब्राउन कलर का, हाँ, तो ये ब्यूरेटेड पिपेट, तो ये ब्यूरेट में फिल करते हैं। तो मेन हमारा इसका उपयोग अनुमापन में किया जाता है प्रयोगशाला के अंदर। दूसरा रंजक के रूप में, किसी भी कलर की डाइस बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। प्लस है ग्लास की, जितने भी ग्लास वेयर होते हैं उनकी क्लीनिंग के लिए इसका उपयोग होता है। तो ये ग्लास फैक्ट्री में एंड अपने एजुकेशन में प्रैक्टिकल लैब में भी इसका बहुत उपयोग होता है। नेक्स्ट है पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। पोटेशियम परमैंगनेट को आप कैसे बनाएंगे? तो पोटेशियम परमैंगनेट को ऑब्टेन करने के लिए हमें पायरोलुसाइड, मेनली मैग्नीज डाइऑक्साइड को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पायरोलुसाइड के साथ गर्म करके बनाते हैं। जब पायरोलुसाइड को हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ या पोटेशियम कार्बोनेट के साथ गर्म करते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो हमको पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राप्त होता है। पहले तो पोटेशियम नाइट्रेट लेते हैं और पोटेशियम नाइट्रेट को ऑक्सीकृत करके पोटेशियम नाइट्राइट और ऑक्सीजन में बदलते हैं। ये ऑक्सीजन पायरोलुसाइड से क्रिया करता है जिससे उसका ऑक्सीकरण हो जाता है और K2MnO4 मिलता है। ये K2MnO4 पुनः पायरोलुसाइड से क्रिया करता है और फिर पोटेशियम मैग्नेट बनाता है। तो इसके अंदर जो भी अभिक्रियाएं हैं वो अभिक्रियाओं को देखिए। ये पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, इसको ऑक्सीडाइज किया तो पोटेशियम नाइट्राइट, और यहाँ से हमको एक ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन, इसको हमने ब्रैकेट में क्लोज किया, दैट मीन्स इट इज़ मोर पावरफुल। तो ठीक है, ये ऑक्सीजन यहाँ रिएक्ट करेगी। तो ये मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 को हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में डालते हैं और नेसेंट ऑक्सीजन, सक्रिय ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं, तो हमें पोटेशियम K2MnO4 मिलता है। ये K2MnO4 पहले पायरोलुसाइड लेते हैं प्लस पोटेशियम कार्बोनेट, इसका भी ऑक्सीकरण करते हैं तो K2MnO4 प्राप्त होता है और CO2 गैस निकल जाती है। इसका फिर से ऑक्सीडेशन करना होता है तो K2MnO4 प्लस CO2 जब ये क्रिया करेंगे तो ये KMnO4, सिर्फ यहाँ ये 2 मॉलिक्यूल ये KMnO4 मिलता है, मतलब K2 से एक K मिला। ठीक है, तो मतलब जब भी ऑक्सीडेशन का मतलब होता है उसकी बैलेंसी का कम होना। ठीक, यहाँ बैलेंसी कम हो रही है, प्लस क्या बना हमारा पोटेशियम K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट एंड मैग्नीज डाइऑक्साइड। K2MnO4 क्लोरीन से क्रिया करता है तो KMnO4 बनता है और प्लस KCl भी बनता है। 2 मॉलिक्यूल्स हैं पोटेशियम के, तो एक पोटेशियम परमैंगनेट और एक पोटेशियम क्लोराइड बनाता है। पोटेशियम परमैंगनेट को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो पोटेशियम क्रोमेट प्लस KOH और जो ऑक्सीजन गैस होती है वो बाहर निकल जाती है। इस तरह से हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को बना सकते हैं। उपरोक्त अभिक्रिया से जो हमें KMnO4 मिलता है उसको हम छान लेते हैं और उसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड जो इनसॉल्युबल होता है, अम्लीय होता है, जिसको भी छानकर अलग कर देते हैं और फिल्ट्रेट में कंसनट्रेट क्रिस्टली KMnO4 हमें प्राप्त हो जाता है। लेकिन जब KMnO4 को हम कॉमर्शियली व्यापारिक स्तर पर बनाते हैं तो यह विधि उतनी उचित नहीं है। इसीलिए मैग्नीज डाइऑक्साइड को हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ KOH के साथ गर्म करते हैं और यहाँ पोटेशियम नाइट्रेट ऑक्सीडाइज के फॉर्म में लेते हैं तो MnO2 MnO4 में कन्वर्ट या ऑक्सीकृत हो जाता है। इस तरह से भी हम व्यापारिक स्तर पर मैग्नीज MnO4 को प्राप्त कर सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे पर मैग्नेट का, तो इसका स्ट्रक्चर या इसकी संरचना भी चतुष्फलकी होती है। तो ये संरचना आप देखिए, ये दोनों संरचनाएं मैग्नेट की हैं, लेकिन दोनों का
देखिए दोनों में अलग अलग है, एक तो बैलेंसी का डिफरेंस है, यहाँ डबल बॉन्ड और दोनों नेगेटिव हैं जबकि वहाँ एक ही है, और दोनों का कलर, वो डाई मैग्नेट है तो कलर पर्पल मिलता है, ये पैरा मैग्नेट है तो कलर ग्रीन होता है। तो बैलेंसी पे मतलब बैलेंसी के आधार पर ये अपना नेचर बदलते रहते हैं, उसके साथ साथ इनका कलर भी बदलता है, लेकिन संरचना दोनों की चतुष्फलकी ही है। तो इस तरह से पोटेशियम परमैंगनेट को हमने वर्णन किया। इसका उपयोग भी वही लैब में करते हैं अनुमापन के लिए, प्लस ये इंसेक्टिसाइड्स है, अगर इसके घोल को पानी में मिला के आप अपने घर में साइड में डाल दें तो जितने भी इंसेक्ट्स होंगे वो मर जाते हैं। तो इसका उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में भी करते हैं। अभी नेक्स्ट है कि पोटेशियम परमैंगनेट की जो बनाने की विधि का वर्णन भी करना है, प्लस अम्लीकृत परमैंगनेट विलयन निम्न से कैसे क्रिया करेगा, आयरन से, SO2 से, ऑक्सैलिक अम्ल से, इन विभिन्न क्रियाओं का वर्णन करना है। तो पोटेशियम परमैंगनेट के बनाने की विधि तो पहले बता चुके हैं, रिएक्शंस वही हैं, पायरोलुसाइड से बनाना है। हाँ, इस सिंपल सा पायरोलुसाइड को आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में डाल के उसका ऑक्सीडाइज कर देंगे तो पोटेशियम क्रोमेट हमें प्राप्त हो जाएगा। किस कलर का होगा? ग्रीन कलर का, हरे कलर का होगा, जिसको आप KMnO4 को जल से छानेंगे, जल के द्वारा छान सकते हैं और फिर विद्युत अपघटन या क्लोरीन या ओजोन के विलयन में प्रभावित करके इसका ऑक्सीकरण करते हैं तो हमें शुद्ध पोटेशियम परमैंगनेट प्राप्त होता है। लेकिन इसमें ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, ये अभिक्रियाओं को भी समझाना है। तो पोटेशियम परमैंगनेट को जब हम पहले तो करंट पास करेंगे तो इसका विद्युत अपघटन हो जाएगा और ये पोटेशियम एंड मैग्नेट दोनों को अलग कर देगा। हमेशा पहले बताया गया है कि एनोड पर ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पर रिडक्शन होता है। ठीक है, हमेशा जब भी कोई चीज़ मिलती है तो हमको एनोड पर ही मिलती है। तो एनोड पर आपकी रिएक्शंस क्या होगी, एनोड एंड कैथोड पर जो भी रिएक्शन होंगी उनको समझाइए। ये K2MnO4 है, इसका इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा पोटेशियम एंड मैग्नेट, ट्वाइस K प्लस MnO4 नेगेटिव। सेम पानी का भी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयनों में टूट जाएगा। ये रिएक्शन कहाँ होगी, ऑक्सीकरण एनोड पर होता है, तो ये रिएक्शन एनोड पर होती है तो जो मैग्नेट आयन है वो पर मैग्नेट में ऑक्सीकृत हो जाता है। MnO4 से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा तो MnO4 नेगेटिव प्लस E, मतलब यहाँ जो दो इलेक्ट्रॉन थे वो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। सेम अगर हम क्लोरीन के द्वारा ऑक्सीकरण करते हैं तो ट्वाइस KMnO4 प्लस Cl2 इज इक्वल टू KMnO4 और एक ये यहाँ KCl से मिलके पोटेशियम क्लोरीन से मिलकर पोटेशियम क्लोराइड बनाता है। ओजोन से अगर हम ऑक्सीकरण करेंगे, ओजोन के द्वारा ऑक्सीकरण होता है तो ट्वाइस KMnO4 प्लस O3 प्लस H2O, तो यहाँ KMnO4 के साथ एक और KOH, ये KOH बनाता है और ऑक्सीजन गैस निकल जाती है। MnO4 रिएक्शन करता है ओजोन से पानी के साथ तो MnO4 प्लस ट्वाइस H प्लस O2। इस तरह से अलग अलग क्लोरीन में, ओजोन में कैसे मैग्नेट ऑक्सीकृत होता है वो सारी अपक्रियाएं यहाँ बताई गई हैं। अभी कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए देते हैं। पहला है लैंथेनम और एक्टिनम में क्या अंतर है, प्लस सेकंड क्वेश्चन है लैंथेनाइड संकुंचन क्या है, इसका इफेक्ट प्रभाव है वो समझाइए। फिर पोटेशियम परमैंगनेट को आप लैब में कैसे बनाएंगे, प्रयोगशाला में कैसे बनाएंगे तथा इसका क्या उपयोग है, और इसको ऑक्सीकरण के द्वारा इन अपक्रियाओं को संतुलित करिए। ये सारे होमवर्क करके लाना, ठीक है। जय हिंद बच्चों।